नमस्कार दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने ही स्तर पे कोरोना से संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जब जब इस संसार पे विपदा आई है, नारी शक्ति अलग ही रूप में सामने आई है। आज के बीच बहस कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक नारी शक्ति का स्वागत करेंगे जिन्होंने लॉकडाउन का पालन करना, इसका सम्मान करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमें सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से ही बता दिया। आइए स्वागत करते हैं सुनीता मीना, जो कि है एडिशनल डीसीपी और नोडल ऑफिसर निर्भया स्क्वाड। सुनीता जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक ऐसी नारी शक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना में, जहां सब लोग डरे हुए थे, सब लोग भयभीत थे, एक अलग ही पहचान बनाई और हम सबको संबल दिया। थैंक यू सो मच। सुनीता जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो बाइक पे जब निकलती थी तो एक अलग ही एहसास, अलग ही साहस का परिचय हमें मिलता था और हर व्यक्ति सतर्क हो जाता था। तो निर्भया स्क्वाड असल में है क्या? देखिए, निर्भया स्क्वाड वास्तव में जयपुर पुलिस की टीम है, महिला ऑफिसर्स की टीम है, जो नीली वर्दी में आपने देखी है सायरन बजाते हुए और बहुत स्मार्ट वाली बाइक के ऊपर वो जब चलती हैं सायरन बजाते हुए। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्योंकि इनकी जो वर्दी हमारी खाकी वर्दी से थोड़ी सी अलग है, ब्लू कलर की, तो लोगों ने बोला कि क्या वॉलंटियर्स हैं क्या मैम? अगर वॉलंटियर्स है तो हम भी आपके साथ में भर्ती होकर इस टीम के सदस्य बनना चाहते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहूँगी कि वास्तव में ये राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं। और इनकी जो हमने भी रिसेंटली इनको हमने अपने उसमें बटालियन के अंदर शुमार किया है, तो इनकी जो एज ग्रुप है वो 25 से 35 तक के अंदर हमने लिया हुआ है, यानी कि यंग गर्ल्स हैं ये लोग सभी। और ये लोग जो अभी हमने निर्भया स्क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था वो 24 सितंबर 2019 में हमने निर्भया स्क्वाड को शुरू किया था। तो इनका लगभग जनवरी तक हमने ट्रेनिंग कराया था और ट्रेनिंग इनका बड़ा स्मार्ट हुआ था, यानी कि ये वास्तव में कमांडो हैं। अच्छा। ये लड़कियां वास्तव में कमांडो है। एक लड़की 10 पे भारी है। इन्हें मार्शल आर्ट आती है, इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई है, मोटरसाइकिल ये चलाती ही हैं, सारे वेपन्स चलाने में ये दक्ष हैं। इसके अतिरिक्त ये पूरा कभी रस्सा चढ़ना वगैरह, क्लाइंबिंग, एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ों में ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट हैं। इसके अतिरिक्त इनको सॉफ्ट स्किल्स की भी इनको ट्रेनिंग दी हुई है और महिला अत्याचार के खिलाफ ये काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, साथ ही बुजुर्गों के लिए काम करती हैं। तो इनका जो बेसिकली काम शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2020 से, इन्होंने शुरू की थी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। स्टार्टिंग में जब हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू किया था तो हमने अपना सेंटर रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर बनाया था, तो वहाँ पर लड़कियाँ और महिलाएं कम आई हमारे पास में। तो फिर हमने ये कहा कि हम खुद जयपुर की हर महिला को और हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस में दक्ष बनाएंगे और इसके लिए हमने अप्रोच किया उनको। और फिर हम हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर हमने अभी तक लगभग 10,000 से ऊपर महिला और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे दी है। तो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम महिलाओं को उनके जो अपराध, जो छोटे छोटे अपराध होते हैं जिनकी कि वो कंप्लेंट नहीं करा पाती, जो बड़े अपराध होते हैं उनकी कंप्लेंट तो थाने में हो जाती है, लेकिन जो छोटे अपराध होते हैं, जैसे किसी ने छेड़खानी कर दिया, किसी ने दुपट्टा खींच दिया, किसी ने पीछा किया, किसी ने आपको मैसेज भेजा, किसी ने अश्लील मैसेज भेजा, किसी ने आपको धमकी दी, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि महिलाएं इग्नोर कर देती हैं और फिर कहीं ना कहीं वो मामले बढ़ जाते हैं और वो महिला के लिए अपराध, बड़ा अपराध का रूप धारण कर लेते हैं। तो उन्हें वहीं रोकने के लिए हमने निर्भया स्क्वाड की फॉर्मेशन किया, निर्भया स्क्वाड का शुरुआत किया। जी सुनीता जी, जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे मामले हैं जो आगे चल के बढ़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसी मासूम उम्र भी होती है जब बच्चियों को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। क्या निर्भया स्क्वाड ने ऐसी कुछ गतिविधियां की हैं जहां पे बच्चियों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए कि सही क्या है, गलत क्या है, उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही किया और सही कहा हमसे, और हमने ये शुरुआत की
हम लोग हर स्कूल कॉलेज में और हर तरीके से ऑनलाइन तरीके से किसी भी तरीके से महिलाओं से बच्चियों से लगातार जुड़ रहे हैं। और अभी हमारे पास में लगभग 2.5 लाख महिलाओं का और बच्चियों का ग्रुप है और लगातार हम उन पे अपना मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं और उन्हें गुड टच बैड टच इनके बारे में, मतलब छोटे बच्चे तो इनके बारे में जानकारी देते हैं, बाकी उनको कानून के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो उनसे मिलके हमने कई चीज़ें उन्हें छोटी छोटी बताई हैं जिससे कि महिलाओं और बच्चियों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। मुझे खुशी है कि हम सब इस काम को करने के अंदर खरे उतरे हैं और आगे भी जनता की अपेक्षा पर और खरे उतरेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से जोश और जुनून के साथ में तैयार हैं और बच्चियों के लिए हम विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेन मोटो यही है कि बेटी को बचाइए और बेटी को पढ़ाइए और उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। हम लोगों का सबका यही सोच है कि जब तक बच्चियां इस तरीके की मुद्रा में जिएंगी, यानी कि लेने की मुद्रा में जिएंगी, तो उनका हमेशा शोषण होगा, उनका आर्थिक रूप से शोषण ना हो, उनका सामाजिक रूप से शोषण ना हो। इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, उसके लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और घर से बाहर निकलने पर अगर उन्हें किसी भी प्रकार के अपराध का अगर कहीं सामना करना पड़ता है तो उस अपराध की रोकथाम के लिए ही निर्भया बनी है और उनको निर्भया बनाने के लिए ही निर्भया बनी है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि निर्भय रहिए क्योंकि निर्भया आपके साथ है। बहुत अच्छा, मतलब जोश मुझ में भी भर गया है कि मुझे भी अपनी टीम में ले लीजिए सुनीता जी। ऐसा ऐसा एहसास आ रहा है आपका जोश देखकर, हमें पूरा यकीन है कि जो भी दर्शक खासकर कि महिलाएं किसी भी एज ग्रुप की हो ज़रूर से प्रोत्साहित हो गई होंगी कि कुछ भी हो रहा हो जीवन में उनके साथ में, अब वो अपने लिए संबल के साथ आत्मविश्वास के साथ में खड़ी होंगी। अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े पैंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वहां पर भी निर्भया जो सेल्फ डिफेंस में थी अचानक से उभर के एक अलग शक्ति के रूप में आई, वही बाइक्स और वही उसी जज्बे के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, और उनकी सिर्फ उपस्थिति से ही सब लोग घर के अंदर चले जाते या सल्यूट करने के लिए बाहर आते, स्वागत करते। ये नवाचार कैसे आया? देखिए, हम लोगों का जो, मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों का जो काम रहता था कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक हमारी शिफ्ट इसमें रहती थी कि हम लोग स्कूल के बाहर में ऑपरेशन रोमियो चलाते थे और उसके बाद में मॉल के पास में जाकर वहाँ पे अपना, या बस स्टॉप पे कई महिला जहाँ छेड़खानी होने का अंदेशा होता है वहाँ अपनी बच्चियों को तैनात करते थे। मतलब वहाँ निर्भया स्क्वाड तैनात रहती थी शाम के टाइम कोचिंग के टाइम पर, या कहीं रेस्टोरेंट पब डिस्को बार, वहाँ पर ये निर्भया स्क्वाड तैनात रहती थी। लेकिन जब कोरोना शुरू हुआ तो सभी जगह बंद हो गया, तो हमारा ये काम भी लगभग स्टॉप हो गया। तो अब हमारे पास में ये दूसरा काम हमने देखा कि जो लॉकडाउन के चलते लोग बाग, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो भी काफ़ी इतने लोगों की तुलना में कमी है, तो वो एक स्थल पर तो एक आदमी खड़ा रहता है तो उस आसपास के एरिया में तो लोग नहीं नजर आते, लेकिन जहाँ पे पुलिस नहीं है वहाँ लोग बाहर आके लॉकडाउन को तोड़ रहे थे, उसके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास मोटरसाइकिल थी, हमारे पास जत्था था, हमारे पास और जज्बा था, सो दैट हम लोगों ने क्या किया कि एक नहीं, हमने पूरा रेला निकाला और वो रैली जब मोटरसाइकिल की जब सायरन बजाती हुई चली तो डेफिनेटली कॉलोनी के अंदर हमने कवर किया। शुरुआत हमने परकोटे से की और उसके बाद में जब हम अंदर से कोई भी गली हमने जयपुर की नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और उसका फायदा यह हुआ कि लोग हमें देखते ही, जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया आपने सभी दर्शकों को, कि लोग हमें देखते ही, खासकर जितने भी असामाजिक तत्व थे, हमें देखते ही घर में घुस जाते थे। और जितने भी अच्छे लोग थे आप जैसे, वो अपनी बालकनी में आते थे तो कोई हमें देखे ताली बजाता था, कोई थाली बजाता था, कोई घंटियां बजाता था, कोई ऊपर से पुष्प वर्षा करता था। मैं आपको सच बताऊं कि हम लोग मास्क में होते थे, हमने गोगल्स लगाए हुए होते थे, उसमें से हमारे भी आंसू झर रहे होते थे कि इतना प्यार जनता का, इतना स्नेह, अपने इतना दुलार कोरोना के टाइम पे पाया है ना, कि पूरी जो हमारी महिला बटालियन, नॉट ओनली निर्भया स्क्वाड, बाकी हर पुलिस वाले के अंदर वो जज्बा आ गया था कि वो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से फ्रंट लाइन में आ गया था। वास्तविकता में हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर बन गए थे। बिल्कुल आप थे, और दूरदर्शन परिवार की ओर से और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सब की तरफ से आप सभी कोरोना वॉरियर्स को शत शत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं उन्हें देखती थी, क्योंकि हर घर से, हर गली से, जैसा आपने कहा, वो निकलती थी, तो मन में आता था कि ये भी, हम तो घरों में सुरक्षित हैं, इनकी वजह से वो अपने घरों तक कैसे पहुंच पाती होंगी, वो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, माता पिता है, बच्चे हैं, किस तरह से आपने उनको मोटिवेट करके रखा? बिल्कुल, शुरुआती दौर पे तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि ये बच्चियां हैं हमारी 25 से 35, जो मैंने आपको उम्र का दायरा बताया, तो निश्चित रूप से ये जीवन के शुरुआती पड़ाव में है, जहाँ इनकी अभी नई शादी हुई है, तो किसी के 2 साल का बच्चा है, किसी के 6 महीने का बच्चा है, किसी के 4 साल का बच्चा है, मतलब बच्चे इनके छोटे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में ये बच्चों को अपने घर में छोड़ कर आती हैं, फिर वापस जहाँ हॉट स्पॉट है वहाँ पर ये ड्यूटी करती हैं। तो निश्चित रूप से
हम सबकी फैमिली वालों को हमारी चिंता थी और वो लगातार हमसे फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं कि भैया आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर का यूज़ करना, मास्क लगा के रखना, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके इनके परिवार वाले भी इनको लगातार आगाह कर रहे थे। लेकिन हम लोग लगातार अपना कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट था तो हम लोगों को डेफिनेटली ऊपर अपने को पहनना भी पड़ता था, जिसमें कि हमें टॉयलेट जाने में भी बड़ी परेशानी आती थी। तो निश्चित रूप से इस तरीके की परेशानी तो थी। उसके अतिरिक्त चूंकि शुरुआती दौर में हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि बीमारी का क्या रूप है, क्योंकि वर्दी को देख के बीमारी नहीं लगेगी ऐसा तो नहीं है। इस वजह से हमें अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। लगभग हमें 1.5-2 महीने का वो टाइम, वो क्रूशियल टाइम हम सभी को हमारे परिवार से अलग रहना पड़ा। हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज होकर, पूरी तरीके से अपने कपड़े वगैरह धोकर उसके बाद ही किसी हालत में अपने बच्चों से, वो भी दूरी से ही बात किया करते थे। तो स्थिति विकट थी, हमारे लिए भी विचित्र भी थी, विकट भी थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर जो जोश और उत्साह जनता ने भी भरा, लोगों ने भी भरा, तो साथ साथ बच्चों में भी वो जोश आ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल जाइए, आप लोग संघर्ष कीजिए और यही टाइम है आपके काम करने का। तो नॉट ओनली मेरे बच्चे, मेरी जो निर्भया स्क्वाड की हर महिला ऑफिसर के बच्चे भी, उनका यही कहना था और उनके अंदर मोटिवेशन का कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, परिवार का सपोर्ट मिला और हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे आकर अपनी सेवाएं दी। बिल्कुल, और इस फ्रंट लाइन का इतना प्रभाव पड़ा कि कितने सारे बच्चे, कितनी सारी बच्चियां, उनके मन में जज्बा आया कि उन्हें भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, उन्हें भी एकदम सुदृढ़ बनना है और संबल अपने आप में लाना है। अगर हम बात करें निर्भया स्क्वाड के काम की, क्योंकि आप हॉटस्पॉट्स में गए, आप हॉट जोन्स में गए, आपने अपनी जान पर खेला, लेकिन किस तरह के काम हैं जो आप कर पाए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआती दौर के अंदर जब मेडिकल की टीम थी, वो घर घर जाकर सैंपलिंग लेने का जब काम था, तो लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो कोई बीमार नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई सैंपल नहीं देना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मेडिकल टीम बैकफुट पे आने लगी तो निर्भया स्क्वाड ने उनका साथ दिया और निर्भया स्क्वाड चूंकि महिला ऑफिसर्स हैं तो हर घर का दरवाजा इन्होंने खटखटाया। हर एक घर में लगभग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने समझाइश की, उन्हें समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में उन लोगों को कन्विंस करने के बाद में उसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ लोग सैंपल देने के लिए बाहर ही नहीं आ रहे थे, बाद में उनकी लंबी लंबी लाइनें आपने लगती हुई देखी होंगी, तो लोगों ने सैंपल देना शुरू किया। तो फिर मेडिकल जो टीम थी उनके साथ में शुरुआती दौर पे हमारा बड़ा अच्छा काम रहा। फिर हमने काम संभाला दूध वितरण के टाइम पर, क्योंकि जब हॉटस्पॉट एरिया पे एक साथ जब दूध वितरण होता था फिर लोग इकट्ठे होके आ जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते थे, तो हमने वहाँ खड़ा होके अनुशासन कायम करवा के उनको तरीके से दूध वितरण वगैरह, राशन वितरण और ये सब कुछ कराया। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप लोग राशन वितरण, जो कई सारे लोग थे, भामाशाह थे, वो राशन वितरण करना चाहते थे, वो भोजन का वितरण करना चाहते थे, पर हॉटस्पॉट पे कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। तो उन लोगों से हमने राशन और भोजन के पैकेट से लेकर भी हमने लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उन्हें बांटे। तो एक तरह से ब्रिज का काम किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी शालू जी कि जब हम लोग वहाँ पर गए तो कई सारी महिलाओं ने हमसे कहा कि आप हमें राशन तो दे रहे हो, आप हमें भोजन तो दे रहे हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैनिटरी नैपकिन। जब हमारे पास खाने के दाने ही नहीं है तो सैनिटरी नैपकिन की तो हम सोच ही नहीं सकते। वास्तव में हमारी भी आंखें वहीं खुली रह गई। मैंने कहा वास्तव में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इनकी सुरक्षा का ध्यान तो रख ही रहे हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। ये हमें समझ में आया। हमने भामाशाहों से संपर्क किया, उनसे सैनिटरी नैपकिन्स लिए और फिर सभी जरूरतमंद लड़कियों को और महिलाओं को जाकर हमने सैनिटरी नैपकिन्स बांटे। सारी महिला ऑफिसर्स थी तो सैनिटरी नैपकिन्स बांटना भी हमारे लिए आसान था और डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा फायदा पूरी जनता को मिला, महिलाओं को मिला और हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिली वो थी हमें संतुष्टि। और वास्तव में मैं दिल से कहना चाहूंगी कि पुलिस हमारा जॉब नहीं है, पुलिस हमारा जॉब नहीं है, पुलिस हमारी सेवा है। राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि पुलिस एक सर्विस है और ये हम सभी को समझ में आ गया है और अब हम दिल से काम करने लगे हैं। पहले हम नौकरी किया करते थे लेकिन अब हम दिल से काम करते हैं पुलिस के। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगले 7 जन्म में भी अगर ईश्वर मुझे कुछ बनाना चाहे तो मेरी तो यही सोच है कि मुझे पुलिस वाला ही बनाए। जी सुनीता जी, कितनी अच्छी बात कही। ऐसा कहते हैं ना कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण है। जहाँ पे कोरोना के चलते बहुत समस्याएं, बहुत चुनौतियां हैं, वहाँ ये एक आशा की किरण ये है कि आम जनता और पुलिस की बीच जो एक भय का रिश्ता है वो खत्म होकर के शायद एक दोस्ती का रिश्ता बन गया है। और वो भी जब जब महिलाएं पुलिसकर्मी होती हैं, जब वो आगे आकर आपसे बात करती हैं, आपको बताती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डर है वो खत्म होता है और आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है।
हमने ऐसे कई सारे समाचार पढ़े थे, कई सारी ऐसी खबरें देखी थी सुनीता जी, जहाँ पे हमने देखा कि आपने किस तरह से गर्भवती महिलाओं का भी जो है सहायता करी, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, एम्बुलेंस अरेंज करी। उसके बारे में, उस तजुर्बे के बारे में कुछ बिल्कुल, मैं आपको बताइए। बताना चाहूंगी कि बहुत ही भावुक क्षण था वो हमारे लिए, कि जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब ये इस तरीके से वितरित करने और उन लोगों को समझाइश करने के लिए जाते थे, तो कुछ एक महिलाओं ने जो कि गर्भवती थी, क्योंकि इस टाइम गर्भवती महिलाओं का भी बाहर निकलने के लिए हमने रोक लगा रखी थी, बुजुर्ग भी बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चे भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो गर्भवती महिलाएं थी वो ये कहती थी कर्फ्यू के टाइम पर कि मैडम हमें तो अपना जापा घर में ही कराना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपको, हम आपके साथ हैं और आपके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो इस स्थिति में हमने अपने अधिकारियों से बात किया, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और लगभग हमने कर्फ्यू एरिया की 4000 महिलाओं का सर्वे करके उनको आइडेंटिफाई किया, रजिस्टर्ड किया, उनके लिए पास बना के उनको दिए। और इसके अतिरिक्त हमने कहा कि जब भी आप आपका ये मेडिकल वाला जो पर्चा अगर किसी भी नाके पे दिखाएंगे तो आपको हमारा पुलिस वाला कहीं नहीं रोकेगा। फिर रात को हमारे पास 12 बजे 2 बजे लगातार फोन आ जाते थे कितनी बार कि मैडम दर्द हो रहा है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक तो इतना शानदार हमको, मैं आपको एक वो मोमेंट में आपको बताना चाहूंगी जो मेरे लिए अभूतपूर्व और यादगार रह गया, कि एक व्यक्ति ने बोला कि मैडम हम लोग यहाँ आए हॉस्पिटल में, हमें भर्ती नहीं किया जा रहा है मैडम को, हमारी को, और चूंकि कर्फ्यू में कोई साधन भी नहीं चल रहा, तो पैदल पैदल आए और हम वापस अपने घर चले गए। लेकिन हम बीच रास्ते में हैं और उसको बहुत पेन हो रहा है, शायद डिलीवरी यहीं ना हो जाए। तो मैंने कहा आप जाएं वहीं रहें, मैं अपनी गाड़ी तुरंत भेजती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप भेजोगे जब तक तो देर हो जाएगी। तो हमने वहीं पर जो पुलिस मित्र थे उन लोगों से बात की, उन लोगों ने गाड़ी अरेंज कराई, उनको वहाँ पर उन्होंने भिजवाया हॉस्पिटल में। हम भी वहाँ पहुँचे और जाकर उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनको एडमिट किया। और जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा मेरे गोद में आया, मतलब पैदा होते ही बच्चा मेरी गोद में आया, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार के सदस्य का बच्चा मेरी गोद में है। मतलब दिल को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा था उस समय। और निश्चित रूप से ऐसे कई सारे दौर आए उसके बाद में। तो लगभग मैं आपको बताना चाहूँगी कि 530 के करीब हमने डिलीवरी खुद ने अपने सारे जो लोगों से व्हीकल्स अरेंज करा के हमने कराई। उसके अलावा सोनोग्राफी कराना, डॉक्टर्स को दिखवाना, कई सारी चीज़ें हमने की। और इस समय हमारे डॉक्टर्स ने भी कई बहुत शानदार रूप से मदद की, नर्सेज ने हमारी बहुत मदद करी। और गर्भवती महिलाओं का जो काम में हमको सुकून मिला वो मेरे को और हमारी पूरी पुलिस फोर्स को, जो निर्भया स्क्वाड की टीम को है, वो यादगार मोमेंट रहेगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा 530 प्रसूताओं के आपने डिलीवरी कराई और उनकी जो भी चिकित्सा संबंधी कार्य होते हैं वो कराए। ये अपने आप में एक उपलब्धि ही नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड सा भी लग रहा है कि किस तरह से पुलिस ने एकजुट होकर के, पुलिस की जो है अपनी वर्दी को संभल करके एक महिला होने का भी जो है साथ साथ में काम किया है। आगे की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि अब जो लॉकडाउन है वो अनलॉकडाउन फेजेस शुरू हो गए हैं। अब जो है थोड़ा सा चीज़ें और विकट होती चली जा रही हैं। पहले आपका काम था सबको अंदर रखा, अब जो है लोग बाहर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं कभी ना कभी भूल चूक हो जाती है। निर्भया स्क्वाड इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? निर्भया स्क्वाड ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। और चूंकि ये अनलॉक 1 जो है उसके बाद में न्यू नॉर्मल जो पूरी स्थिति आएगी, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बहुत बड़े चुनौती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को न केवल समझाइश कर रहे हैं, लगातार हम लोग अपने जहाँ जहाँ मेन मार्केट्स हैं वहाँ पर अपने होर्डिंग्स लेके दुकान के पास जाकर उन लोगों को समझाइश करते हैं और उन लोगों को बताते रहते हैं कि आपके लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह कितना जरूरी है। इसके लिए कभी कभी अभी हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करना भी शुरू किया है कि लोगों को अवेयरनेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से उन लोगों को समझ में आए कि कितना जरूरी है। कई सारे एनजीओ से मिलके भी हम लोग इस तरीके के नए नए प्रोग्राम जो है कई सारे आपको हम लोग चौराहे पे करते हुए नजर आ जाएंगे। और अभी हमने एक शुरुआत और की है, वो शुरुआत ये की है कि चूंकि बुजुर्गों को अभी भी इस समय भी बाहर निकलने के लिए मनाही है कि बच्चों को और बुजुर्गों को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे इस समय भी। तो जब बुजुर्गों ने हमसे बोला कि मैडम हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा राशन वगैरह, हमारी दवाइयों का क्या होगा, तो हम लोगों ने अब बुजुर्गों का सर्वे करना शुरू किया है। लगभग हमने 8000 बुजुर्गों का भी आइडेंटिफाई कर लिया। खासकर हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, सिंगल सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं जो अकेले रह रहे हैं। तो उन बुजुर्ग दंपतियों से हम मिल रहे हैं, उन्हें राजकोप ऐप हमारा आता है वो हम उनको डाउनलोड करा रहे हैं। उसमें क्या है कि पैनिक बटन है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कि अगर आप रात को कहीं गिर जाते हैं बाथरूम वगैरह में, आपका बीपी शूट हो जाता है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई चोर उचक्का आपके घर में घुस जाता है, तो आप उस पैनिक बटन को दबाएंगे तो एक इंचार्ज के पास और हमारे पास तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती है और पुलिस उनके
के परिवार के सदस्य के रूप में तुरंत उनके दरवाजे पे पहुंच जाती है। तो जो आसपास जो थाने जुड़े हुए हैं, क्या उन सबके पास सूचना जाती हाँ है? जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो इंचार्ज है उनके एरिया का, उनके पास में तुरंत सूचना उस पैनिक बटन से आपसे निवेदन है कि इस ऐप का नाम और अगर यदि कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो दोबारा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, हमारा ये ऐप है राजकॉप ऐप, RAJCOP ऐप। इसको आप डाउनलोड कीजिए। इसमें हमारा सीनियर सिटीजन वाला एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसमें पैनिक बटन है और हम आपके घर आएंगे, हर व्यक्ति के घर हम जा रहे हैं। पूरी निर्भया स्क्वाड इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हर घर के अंदर हम जाएंगे और इस ऐप को डाउनलोड कराएंगे ताकि आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग तुरंत आपके पास में पहुंच जाएं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो महिलाओं के लिए भी, इसके साथ साथ हम बुजुर्गों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी हम लोग अपनी हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी हेल्पलाइन है 1090 1090। अगर कोई भी घरेलू हिंसा आपके साथ होती, कोई भी परेशानी आपके साथ होती, मैंने पहले भी बताया कि कोई आपका पीछा करे, आपको तंग करे, कोई आपके मोबाइल पे अश्लील मैसेज भेजे या लगातार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, किसी भी तरीके से अगर आपको तंग करता है, आपकी रात की नींद खराब करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं है, कॉल करना है 1090 पे। कारण यह है कि इसमें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात बताई आपने। बिल्कुल, मतलब किसी भी हालत में हम आपकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे और जो बदमाश होगा उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। तो जितने भी बदमाश मुझे सुन रहे हैं, खबरदार हो जाइए। अगर आप गलती करेंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे। और मेरी जितनी भी प्यारी बच्चियां, महिलाएं मुझे सुन रही है, प्लीज इस नंबर को आप अपने मोबाइल में जरूर आप स्टोर कर लीजिए 1090। इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा नंबर है 112। मैं कई बार नुक्कड़ नाटक जो हम कर रहे हैं उसमें हम बताते हैं कि एक महिला है, उसे पुरुष पीट रहा है और वो चिल्ला रही है, अरे 12 मार दिया रे, अरे 12 मार दिया रे। तो वहाँ फिर एक आपकी जैसे एजुकेटेड लड़की खड़ी है, वो बोलती है, अरे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे डायल कीजिए। क्या बात। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारी राजस्थानी भाषा है, आपको याद रहेगी कि अरे बारे नहीं चिल्लाना है, 112 पे डायल करना है। क्या बात। तो 112 1090। इसके अतिरिक्त हमारे आप व्हाट्सएप लाइन नंबर जरूर आप लिख के रखिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो बना के, फोटो खींच के, या आप अपने सिंपल कागज पे लिख कर भी एप्लीकेशन हमें भेज देंगे तो भी इस पर तुरंत एक्शन होगा। और वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7300363636। एक महिलाओं के लिए स्पेशल नंबर है हमारा 8764868200। तो ये महिलाओं के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जो पहले मैंने बताया, वो कोई भी व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन को यूज कर सकता है। किसी भी प्रकार के क्राइम के अंदर जैसे ही पता लगता है कि क्राइम हो रहा है, आप हमें भेजिए, उस पर एक्शन होगा। अल्टीमेटली सभी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी इक्जाई है और साझी है। तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि पुलिस की मदद कीजिए ताकि पुलिस पूरी तत्परता के साथ में आपको सुरक्षित वातावरण दे सके। बिल्कुल, सुनीता जी ने जो भी बातें कही, हम दर्शकों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जागरूकता ही कोरोना से बचने का भी तरीका है, अपने आप को भी किसी भी परिस्थिति में बचाने का तरीका है। आपके घर के आसपास यदि कोई बुजुर्ग हो, सिंगल हो या कोई दंपत्ति रहते हो, उनको राजकॉप ऐप डाउनलोड कराइए, RAJCOP। यदि आप महिला हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रही हैं, तो 1090 पर डायल करके आप अपनी परेशानी को है पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। और जो पुलिस है आज एक मित्र बन करके आपके साथ खड़ी रहेंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है जो हम आपको बार बार बताते रहेंगे, जिससे कि आप व्हाट्सएप करके भी, लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, सिर्फ अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसुरक्षा के लिए ये कदम उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, बहुत ज़रूरी हो गया है कोरोना के टाइम में ख़ास तौर से कि जब घर में रह रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाए। आप जितनी भी महिला मित्र जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, जीतेंगे हम, खुद पे ये विश्वास करो। जीतेंगे हम, खुद पे ये विश्वास करो। कोशिश थोड़ी कम नहीं, ज़्यादा करो। कोशिश थोड़ी और ज़्यादा करो, मंजिल मिलेगी हर सूरत में हमको। चलो आओ, खुद से ये
वादा करो। तो हम आपस में सब मिलकर एक वादा करें कि हम हर सूरत में जब भी बाहर निकलेंगे मास्क लगा के निकलेंगे, हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन से धोते रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे तो कोरोना इस दुनिया से ही चला जाएगा, फतेह हमारी होगी। तो जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना ही नहीं दूसरा का भी बेहतर करें, क्योंकि हम अपना खुद का बेहतर करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, खुद का बेहतर किया तो क्या फर्क पड़ता है, पर किसी और का बेहतर किया तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सभी का बेहतर करने के लिए हम सब लोग एकजुट होके एकता में आकर इस कोरोना की जंग को जीत जाएंगे और अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाएंगे कि कोरोना की जंग को हमने किस तरीके से जीता था। बिल्कुल, और जो कोरोना का जो अपने स्क्वाड बना, निर्भया स्क्वाड है, अपने आप में शायद राजस्थान की बेटियों ने जो काम किया है वो अपने आप में एक चैप्टर बन चुका है, जो शायद हर वो माँ, हर वो बच्ची जो आज देख रही है कैसे ये फ्लैग मार्च होता है, आगे अपने बच्चों को बताएगी कि कैसे उस दौर में आप सबकी सहायता से एक साथ होकर इसका सामना किया गया था। चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे दर्शक हैं, जो शायद साक्षर नहीं हैं, जो शायद वाकिफ़ नहीं है, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी सामाजिक दूरियां बनाए रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे हम लोग कोरोना को तो हरा ही देंगे। और मेरी जितनी भी प्यारी महिलाएं, मेरी बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, मैं सभी को, खासकर जितनी भी महिलाएँ और जो पुरुष माता पिता से मैं कहना चाहूँगी, अपनी बेटी को बचाइए, अपनी बेटी को पढ़ाइए। आपकी बेटी अगर साक्षर रहेगी तो मेरा देश का विकास दुगनी तौर से होगा। तो अपन सबका ये जरूरत है कि हम सब लोग अपनी बेटी को पढ़ाएं और उसे और मजबूत बनाएं और साथ ही कोरोना की जंग में जीतने के लिए अपना 100% देखें और हौसला रखिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आत्मविश्वास अपना मजबूत रखिए, हम हर जंग को जीत जाएंगे। बिल्कुल सुनीता जी, आप हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में आई और आपने जिस जोश और जज्बे से बताया कि किस तरह से ना तो कोरोना से डरने की ज़रूरत है, ना किसी असामाजिक तत्व से डरने की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के भय से लड़ना ही उसका एकमात्र समाधान है और अपने आप को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस जोश और जज्बे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।